हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है मुद्रा एवं बैंकिंग। इससे संबंधित जितने भी ऑनलाइनर प्रश्न होगा सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुद्रा का कार्य है। तो मुद्रा का कार्य है मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण एवं मूल्य का संचय। नेक्स्ट है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करते, यह कथन है क्रोमर की। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? क्रोमर की कथन है। आगे, ग्रेसम का नियम संबंधित है, तो ये संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है, तो ये होता है प्रतिलोम। मुद्रा और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है, प्रतिलोम संबंध होता है। नेक्स्ट है, भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई थी? 1957 में। भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली शुरू हुई थी 1957 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है गर्म मुद्रा। वैसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो गर्म मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबारी कहलाती है हवाला। विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबारी क्या कहलाता है? हवाला कहलाता है। नेक्स्ट है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो कहलाती है हार्ड करेंसी। मांग की अपेक्षा आपूर्ति कम हो हार्ड करेंसी कहलाती है। नेक्स्ट है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो कहलाती है सॉफ्ट करेंसी। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। वह मुद्रा में भुगतान करने पर लेन देन कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, उसे कहता है विधिग्राही मुद्रा। कौन सा? विधिग्राही मुद्रा। नेक्स्ट है, देश में मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना कहलाता है सस्ती मुद्रा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से उपलब्ध होना सस्ती मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट है, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो कहलाती है दुर्लभ मुद्रा। ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। विकसित देशों की मुद्रा प्रायः होती है हार्ड करेंसी। विकसित देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। भारत की रुपया कौन सा मुद्रा है? विधिग्राह्य मुद्रा। भारत की रुपया विधिग्राह्य मुद्रा है। नेक्स्ट है, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है कहलाती है हॉट मनी। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाती है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है कहलाती है हार्ड करेंसी। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाती है विमुद्रीकरण। नई मुद्रा का चलाना विमुद्रीकरण कहलाती है। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? जेबी से थे। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? जेबी से थे। नेक्स्ट है, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति की कमी किस कारण होती है? मुद्रा संकुचन के कारण। किसके कारण होती है? मुद्रा संकुचन के कारण होती है। आगे देखेंगे, कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं होता है? तो ये सहायक नहीं होता है मुक्त बाजार नीति। कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं होता है? मुक्त बाजार नीति। नेक्स्ट है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाती है मुद्रास्फीति। मुद्रा का मूल्य गिर जाती है और कीमतें बढ़ जाती है मुद्रास्फीति कहलाती है। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है स्टैगफ्लेशन। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है स्टैगफ्लेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। मुद्रास्फीति से वस्तुएं महंगी हो जाती है। आगे देखेंगे, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रतिक्रिया होती है मुद्रास्फीति। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रतिक्रिया से मुद्रास्फीति होती है। किस वर्ग को मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? कर्ज देने वाले का। मुद्रास्फीति से सबसे अधिक हानि कर्ज देने वाले का होता है। कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है?
SDR। कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? ऋणी। कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होते हैं? ऋणी। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है थोक मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि को नियंत्रित करके। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि को नियंत्रित कर। आगे प्रश्न देखेंगे, मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? जिसकी सर्वाधिक तरल माप है M1। नेक्स्ट है, किस संघटक को मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहलाती है? M3। मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहलाती है? M3 कहलाती है। मुद्रा पूर्ति का M3 संघटक प्राप्त करने के लिए किस संघटक में बैंकों की समय जमा राशि को जोड़ा जाता है? M1 को। किसको? M1 को। नेक्स्ट है, मुद्रा पूर्ति का M4 संघटक प्राप्त करने के लिए M3 में जोड़ी जाती है डाकघरों की कुल जमा राशि। कौन सी? डाकघरों की कुल जमा राशि। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति के संघटकों में M1 से M4 तक जाने पर तरलता की मात्रा घटती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति के संघटकों में M1 से M4 तक जाने पर तरलता की मात्रा घटती है। आगे प्रश्न है, भारतीय मुद्रा पाया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है तो संबंधित है चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। भारतीय मुद्रा पाया के आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब शुरू हुआ था? 1806 ईस्वी में। भारत में पत्र मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था? 1806 ईस्वी में हुआ था। किस पर भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है? पेट्रोलियम के आयात पर। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर। वह आय जिस पर अपवंचन नहीं हुआ कहलाती है काली मुद्रा। वह आय जिस पर अवंचन नहीं हुआ कहलाती है काली मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट है, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना क्या कहलाता है? अवमूल्यन। स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भुगतान भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? तो ये होता है अवमूल्यन। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? अवमूल्यन। नेक्स्ट है, देश में अब तक रुपये का अवमूल्यन कितनी बार किया जा चुका है? 3 बार। देश में अब तक रुपये का अवमूल्यन कितनी बार किया जा चुका है? 3 बार किया जा चुका है। भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? 1949 में। भारतीय रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन 1949 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन 1991 में किया गया था। अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था? 1991 में किया गया था। किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था? 1991 में। भारतीय रुपये को 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था 1991 ईस्वी में। आगे प्रश्न देखेंगे, किस बजट में भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1993-94 के केंद्रीय बजट में। किस बजट में भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था? 1993-94 में। नेक्स्ट है, रुपये को चालू खाताओं में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? 19 अगस्त 1994 को। रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? 19 अगस्त 1994 में। नेक्स्ट है, गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित है सरकारी प्रतिभूति से। गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों से। भारतीय रिजर्व बैंक है एक केंद्रीय बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत में बैंकों की नई शाखा खोलने का लाइसेंस प्रदान किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नई शाखा खोलने के लाइसेंस कौन देते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक देते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे, किस बैंक में भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है रिजर्व बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक करते हैं।
भारतीय मौद्रिक नीति का निर्णय कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय मौद्रिक नीति का निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक करते हैं। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक। करेंसी नोट जारी कौन करते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक करते हैं। भारत में विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत में मुद्रा एवं साख नियंत्रण किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी कौन सा बैंक करता है? ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी कौन सा बैंक करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करते हैं। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। किस बैंक द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आगे है, भारत का कौन सा बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? रिजर्व बैंक में। कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, वैसे भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है? जम्मू कश्मीर का। वैसे भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं होता है? जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अवधि होता है जुलाई से जून। रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई से जून होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के नोट निर्गम विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? 115 करोड़ का स्वर्ण कोष रहना चाहिए। कितना? 115 करोड़ रुपये का। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडारों का मूल्यांकन स्वर्ण के किस मूल्य के आधार पर किया जाता है? स्वर्ण का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के। स्वर्ण का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर। आगे प्रश्न देखेंगे, 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का। नेक्स्ट है, सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है भारतीय रिजर्व बैंक से। सरकार अर्थोपाय ऋण किससे लेती है? भारतीय रिजर्व बैंक से लेती है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ है? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक बनाते हैं। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? रिजर्व बैंक बनाते हैं। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को कहा जाता है ट्रेजरी बिल। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को ट्रेजरी बिल कहते हैं। आगे देखेंगे, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं रिजर्व बैंक के द्वारा। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सर्वाधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं नकदी रिजर्व। क्या कहलाते हैं? नकदी रिजर्व कहलाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। बैंक दर कम करने पर बाजार की तरलता बढ़ जाती है। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय करता है? रेपो या रिवर्स रेपो दर बढ़ाना। रेपो या रिवर्स रेपो दर बढ़ाना। बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से रुपये उधार लेने दर को कहते हैं रेपो दर। बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से रुपये उधार लेने की दर रेपो दर कहलाते हैं। आगे देखेंगे, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव या भारत सरकार का। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव भारत सरकार का। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। भारत में बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास, मध्य प्रदेश में। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास, मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय करेंसी नोट के पिछले भाग पर कितने भाषाएं मुद्रित होती हैं? 15। कितने? 15 होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में 20 रुपये एवं उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? करेंसी नोट प्रेस देवास में। कहाँ होता है? करेंसी नोट प्रेस देवास में होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर के.जी. उदेसी थी। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर के.जी. उदेसी थी। आगे प्रश्न देखेंगे,
भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश में। वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं उत्तर प्रदेश में हैं। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1921 में। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुआ था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण किसके? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण किसके? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंक की संख्या कितनी है? 7। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है? 7 है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। नेक्स्ट है, विथ यू ऑल द वे विज्ञापन पंक्ति किस बैंक की है? भारतीय स्टेट बैंक की। विथ यू ऑल द वे विज्ञापन है भारतीय स्टेट बैंक की। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीय बैंक का प्रतीक है? बैंक ऑफ इंडिया का। चमकता हुआ सितारा किसका प्रतीक है? बैंक ऑफ इंडिया का। पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। अफगानिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। कैनफिना किस भारतीय स्टेट बैंक का अनुषंगी संस्था है? केनरा बैंक का। कैनफिना किस भारतीय स्टेट बैंक का अनुषंगी संस्था है? केनरा बैंक का। स्वाभिमान योजना भारत में किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंक से। स्वाभिमान योजना भारत में किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंक से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन उधारकर्ताओं का ऋण पृष्ठभूमि रखता है और उपलब्ध कराता है? तो ये कराता है सिविल। कौन सा? सिविल संगठन कराता है। नेक्स्ट है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा में कब विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया हुआ? 1 अप्रैल 2019 को। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में कब विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ था? 1 अप्रैल 2019 में हुआ था। तो दोस्तों, ये टॉपिक का शेष भाग हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम लोग कब और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।